आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी बाई चंद्रभाल किंकर में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय भिन्नताएं, जनसंख्या संगठन और जनसंख्या संगठन की विवेचना का। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया विषय और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जनसंख्या दर में क्षेत्रीय भिन्नताएं, जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय भिन्नताएं। 1901 से 2001 तक के जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो एक स्पष्ट प्रतिरूप हमें दिखाई देता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो कि एक दशक में 20% से अधिक नहीं है। केरल में यह वृद्धि दर बहुत कम है, न्यूनतम 9.4%। अगर हम उत्तरी भारत के राज्यों को देखें तो उत्तरी भारत के राज्यों में अपेक्षाकृत ऊंची वृद्धि दर पाई जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा झारखंड में औसत वृद्धि दर ऊंची है। यह 20 से लेकर 25% तक रही है। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बात हम करें भारत सरकार की नीतियों के बारे में, जो कि भारत सरकार ने किशोर वर्ग को ध्यान में रखकर और शिक्षा के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई हैं, ताकि हम उनके जो हमारे किशोर हैं उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन मिल पाए और उनका उपयुक्त उपयोग किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है, जिससे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास को किया जा सके। 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई युवा नीति युवाओं और किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देती है, ताकि युवा अपने देश के रचनात्मक विकास में योगदान दे सकें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने में युवाओं की भागीदारी और सहभागिता को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन की बात करें तो जनसंख्या संगठन में जनसंख्या का अध्ययन निम्नलिखित वर्गों के आधार पर किया जाता है। ये वर्ग हैं निवास का स्थान, भाषा, धर्म और व्यावसायिक विशेषताएं। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आयु और लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो प्रमुख विश्लेषण के वर्ग हैं उसमें पहला वर्ग है निवास का स्थान। निवास के स्थान के आधार पर जनसंख्या को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रामीण, नगरीय संगठन। देश की जनसंख्या का 72% भाग गांवों में निवास करता है, जबकि 28% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। देश की जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ग्रामीण जनसंख्या, नंबर 2 नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या वह है जो प्राथमिक कार्य करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और नगरीय जनसंख्या वह है जो नगरों में निवास करती है और द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है। दूसरा वर्ग है भाषा के आधार पर संगठन। भाषा के आधार पर, चूंकि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है, भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में सर्वाधिक भाषा बोलने वाले लोग हिंदी भाषी हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले
4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रिक निषाद, द्रविड़, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय। ऑस्ट्रिक निषाद जो वर्ग है, पहला वर्ग, इसमें 1.38% लोग हैं, द्राविड़ में 20% लोग हैं, चीनी तिब्बती में 0.85% लोग हैं, और सबसे बड़ा जो परिवार है भाषाई, वह है भारतीय यूरोपीय परिवार। अगला संगठन है धार्मिक संगठन। धर्म सर्वाधिक भारतीयों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, जो भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि यह व्यक्ति और हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। यह व्यक्ति और समुदाय के सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त रहता है। देश के धार्मिक समुदायों में अगर हम उसको वितरण को देखें तो यह ज्ञात होता है कि कुछ राज्यों और कुछ जिलों में एक धर्म की अधिकता है, जबकि दूसरे राज्यों में उस धर्म का प्रतिशत या उसका प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के राज्यों, दक्षिण के पठार, गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हमारे देश में जो एक तो वो क्षेत्र जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, उसके अलावा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण के पठार के कुछ जगहों में, इन जगहों को छोड़कर इन जगहों में अधिकतर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि इन क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदू प्रमुख धर्म है। अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम धर्म के अनुयायी जम्मू कश्मीर में हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, केरल के कुछ जिलों में हैं, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में हैं, दिल्ली में हैं और उसके आसपास और लक्षद्वीप में अधिक है। ईसाई जनसंख्या को देखें तो ईसाई जनसंख्या गोवा और केरल में है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र में और मणिपुर की पहाड़ियों में निवास करती है, जबकि सिख लोग अधिकतर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में संकेंद्रित हैं। अगर हम जनसंख्या को देखें 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.5%, 13.5%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.9%, जैन 0.4% तथा अन्य 0.6% हैं। अगला वर्गीकरण है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या उस जनसंख्या को कहते हैं जो श्रम के द्वारा अपनी जीविका चलाती है। इसमें जो आर्थिक दृष्टि से श्रमजीवी जनसंख्या को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है इसमें पहला मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वह श्रमिक है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है, और सीमांत श्रमिक वह है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है। भारत में श्रमिकों का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। यह आश्रित जनसंख्या है जो बेरोजगारी के कारण या अल्प रोजगार के कारण लोगों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली एक बड़ी संख्या है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में 39.6% है, मिजोरम में लगभग 53% सामान्य भिन्नता दिखाती है। गोवा में जहां 39% है, मिजोरम में 53% है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। भारत जैसे राज्यों में, भारत जैसे देश में यह समझा जाता है कि जिन राज्यों में आर्थिक विकास का स्तर निम्न है, उन राज्यों में श्रम की प्रतिभागिता दर ऊंची है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत
पड़ती है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।